हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु एजुकेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। हमारे यहाँ एमजेपी आरयू के बीए सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि हमें पता है कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए आपका जो फोर्थ सेमेस्टर है सोशोलॉजी के, उसके कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आज शुरू करते हैं इनको। जैसा कि हम लोग को पता है कि हमारा पहला क्वेश्चन जैसे कि लिखा हुआ है इसमें। अच्छा, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि आपका जो पेपर है इसका नाम है भारत में सामाजिक समस्याएं एवं विकास के मुद्दे। ठीक है, तो भारत में जो भी समाज में प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में है। ठीक है, जैसे कि जो दहेज है, बाल विवाह है, अपराध है, विचलन क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें सामाजिक समस्याओं में आती हैं। फिर इसके बाद में विकास के मुद्दे, जिसमें विकास की जो भी अवधारणाएँ दी हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, मानव संसाधन विकास, ये सारी चीज़ों, मानव विकास, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन, सामाजिक प्रतिमान क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ सोशल नॉर्म्स। तो अगर देखो, इस क्वेश्चन के अलावा अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि जैसे कि हमें पता है कि हम सोसाइटी में रहते हैं। ठीक है, तो समाज में क्या होते हैं, कुछ नियम कायदे बनाए जाते हैं, है ना, और हमको क्या बोला जाता है कि हमको उन नियमों को फॉलो करना है ना। जैसे कि चोरी ना करना, ईमानदारी से काम करना, ठीक है, बड़ों का सम्मान करना, और जो भी सोसाइटी ने हमारे लिए कुछ नियम बनाए हैं और वो हमसे कहते हैं या हमसे ये अपेक्षा करते हैं कि हम उन्हीं नियमों को फॉलो करें। ठीक है, तो वो जो नियम बनाए गए हैं या जो समाज में जो आदर्श बनाए गए हैं, ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सामाजिक प्रतिमान। यानी कि समाज के वो प्रतिमान स्थित कर दिए गए हैं और हर एक व्यक्ति से ये अपेक्षा करता है समाज कि वो उन प्रतिमानों को माने, यानी कि उन नियमों को माने। ठीक है, आई थिंक समझ में आया है सामाजिक प्रतिमान क्या है। ठीक है, तो इसको अगर हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं आपके, तो इसमें पहला हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, सामाजिक प्रतिमान क्या है, वो नियम है जिनका समाज में पालन होना अपेक्षित होता है। यानी कि ऐसे रूल्स जिनकी हमसे अपेक्षा करी जाती है कि हम उनको फॉलो करें, उसको ही हम क्या कहते हैं, सामाजिक प्रतिमान कहते हैं। और यदि कोई व्यक्ति इन नियमों को नहीं मानता है तो उसको ही हम क्या कहते हैं, विचलन कहते हैं, है ना। तो सामाजिक नियमों को अर्थात सामाजिक प्रतिमानों को ना मानना ही क्या कहलाता है, विचलन, या उनका उल्लंघन करना क्या कहलाता है, विचलन। ठीक है, जिन बच्चों ने क्लासेस अटेंड करी हैं उन्हें अच्छे से ये चीज़ ध्यान होगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, अनुरूपता एवं विचलन। ठीक है, दो शब्द दिख रहे हैं, अनुरूपता और विचलन को एक ही पैमाने के दो विपरीत छोर के रूप में किसने माना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, पहले क्वेश्चन को समझा करो कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि एक पैमाने के दो विपरीत, यानी कि दो अपोजिट डायरेक्शंस में, ठीक है, दो पोल्स, एक को क्या नाम दिया है, अनुरूपता, और दूसरा क्या है, विचलन। तो उन्होंने कहा है कि अनुरूपता और विचलन को एक ही पैमाने के दो विपरीत छोर किसने कहा है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दुर्खीम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो कैसे, विचलन क्या होता है, समाज के नियमों को ना मानना, और अनुरूपता क्या होती है, समाज के नियमों को मानना। ठीक है, तो हो गया ना कि एक ही स्केल के दो अपोजिट पोल्स हो गए, समाज के नियमों को ना मानना विचलन, और समाज के नियमों यानी कि सामाजिक प्रतिमानों को मानना अनुरूपता। ये किसने कहा है, दुर्खीम ने। ओके, नेक्स्ट, विचलन का प्राथमिक एवं द्वितीयक के रूप में वर्गीकरण किसने किया है। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक विचलन आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, और मुझे कमेंट्स में करके बताओ कि प्राथमिक और द्वितीयक विचलन किसे कहते हैं। ठीक है, हम इस वीडियो के बिल्कुल एंड में आंसर देंगे इसका। ओके, तो इसका आंसर हो जाता है एडविन लेमर्ट। एडविन लेमर्ट ने दो प्रकार के विचलन की बात करी है, प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से किसने कुछ विशिष्ट अपराधों को समाज के लिए प्रकार्यात्मक माना है। ठीक है, जैसे कि वैसे हमें पता है कि अपराध क्या होते हैं, समाज के लिए हानिकारक होते हैं, है ना, यानी कि समाज को एक कह सकते हो ख़राब करने का काम करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि ऐसा कौन है
जिसने अपराध को प्रकार्यात्मक माना है, यानी कि पॉजिटिव। प्रकार का मतलब है कि सोसाइटी में वो कुछ अपना सकारात्मक योगदान देता है। ठीक है, जैसे हम लोग अपराध को क्या कहते हैं कि ये सोसाइटी में अपना जो है निगेटिव इम्पैक्ट डालता है सोसाइटी के ऊपर, है ना। लेकिन वहीं अगर हम देखें कि किसने ये माना है कि जो आपके अपराध हैं वो सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी लाते हैं, यानी कि वो एक सोसाइटी को पॉजिटिव वे में चलाने का भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये किसने कहा है? आपका इमाइल दुर्खीम। जहाँ क्योंकि इमाइल दुर्खीम क्या थे? एक प्रकारवादी थे, यानी कि समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो उसके पीछे क्या देखते थे? सकारात्मक चीज़ देखते थे कि जो भी घटना घटित हो रही है उसका एक पॉजिटिव साइड है ना। इसी को हम कहते हैं प्रकार्य, कि जो भी फंक्शन हो रहा है सोसाइटी में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? दुर्खीम। अब देखो इसको समझ कैसे सकते हो, जैसे कि हमें एक चीज़ पता है कि हमने ये पढ़ा है अभी तक कि विचलन क्या होता है। ठीक है, अपराध भी क्या है? एक तरीके का विचलन ही है, क्योंकि भाई अपराध में भी समाज के नियमों को नहीं माना जाता है और विचलन में भी नहीं माना जाता है। ठीक है, तो इसको हम विचलन से समझें अगर, कि जैसे कि पहले विचलन क्या होता है कि समाज में जो नियम कानून हैं उनको ना मानना विचलन कहलाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मान लो कि आज के समाज में ये है कि चोरी अगर कोई व्यक्ति करता है तो यानी कि वो विचलित व्यवहार कर रहा है। वहीं अगर हम पहले के समाज में देखें, पहले क्या था? सती प्रथा को फॉलो करते थे। ठीक है, दहेज प्रथा चल रही है, बाल विवाह हो रहा है, यानी कि वो पहले के समाज में वो चीज़ें एक्सेप्टेड थी। ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ था और वो समाज के लिए कुरीतियाँ नहीं थी, है ना, क्योंकि सब लोग सती प्रथा को भी फॉलो कर रहे हैं, बाल विवाह भी चल रहा है, स्त्रियों का शोषण भी हो रहा है, अस्पृश्यता से संबंधित भी सारे काम, मतलब उससे भी रिलेटेड कोई कानून था नहीं, है ना। तो ये क्या है? मतलब ये सारी चीज़ें उस समय के समाज में चल रही थी, तो उस समय के क्या थे? ये नियम थे सारे, यानी कि जिन्हें हम आज के समय में रूढ़ियाँ बोलते हैं, ठीक है, या कुप्रथाएं बोलते हैं, वो उस समय तो चल रही थी। लेकिन फिर कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, है ना, यानी कि उन्होंने जो समाज का सिस्टम था उसका क्या विरोध किया ना, यानी कि समाज ने जो प्रतिमान बना रखे थे, जो दहेज प्रथा चल रही है, बाल विवाह हो रहा है, जो सती प्रथा हो रही है, वो समाज में उस टाइम चल रहा है ना, यानी कि वो समाज का एक नियम कानून है। वहीं लेकिन अगर जिन लोगों ने उसको विरोध किया, ठीक है, यानी कि वो समाज में प्रचलित चीज़ों का क्या कर रहे हैं? विरोध, यानी कि वो विचलन कर रहे हैं। ठीक, तो इसी चीज़ को इन्होंने कहा है कि कई बार सोसाइटी में जो विचलन होता है वो फंक्शन करने का भी काम करता है, कि अगर कोई व्यक्ति सती प्रथा का, बाल विवाह का विरोध नहीं करता, है ना, यानी कि उसके प्रति विचलित व्यवहार नहीं प्रदर्शित करता, तो वो चीज़ें बदलती ही नहीं, वो कुप्रथाएं नहीं ख़त्म होती। तो यानी कि इनका कहना है कि विचलित व्यवहार भी क्या करते हैं? समाज में प्रकार्यात्मक रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आई थिंक। नेक्स्ट देखते हैं। मर्टन के अनुसार निम्नांकित में से कौन एक विचलन का प्रकार नहीं है? ओके, देखो यहाँ पे एक ये लिखा हुआ नाम दिख रहा होगा, तो ये जो है मर्टन की बुक है, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। बच्चों ये एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है कि सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर बुक किसकी है? तो किसकी है? मर्टन की है। ओके, बहुत अच्छे से याद कर लो। और इसको कई बार होता है कि हिंदी में लिखी होती है, ठीक है, तो अगर हिंदी में ना चीज़ समझ में आया करे तो इंग्लिश में पढ़ लिया करो, उसमें तो दोनों लैंग्वेज में होता है। ओके, तो देखो हम लोगों ने जो है मर्टन ने विचलन के कुछ प्रकार बताए हैं, जैसे कि एडविन लैमर्ट ने प्राथमिक और द्वितीयक विचलन बताए थे, ऐसे ही मर्टन ने भी कुछ प्रकार बताए हैं विचलन के। अब इसमें पूछा है कि कौन सा विचलन का प्रकार नहीं है। बच्चों इस वर्ड पे ध्यान दिया करो एग्जाम में, ठीक है, कई बार हम नहीं देखते हैं, बस हमें बस अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ा और आंसर लगा दिया। ठीक है, इसने पूछा कौन सा प्रकार मर्टन ने नहीं बताया है, तो हमने पढ़े हैं कि परंपरावादिता बताया है, ठीक है, पलायनवाद मर्टन ने बताया है, और नवाचार ये भी एक विचलन का प्रकार है, ये भी मर्टन ने बताया है। लेकिन ये जो अनुरूपता है ये विचलन का प्रकार नहीं है, और मर्टन ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। चौथा प्रकार मर्टन ने क्या बताया है? विद्रोह। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के विचलन बताए हैं मर्टन ने, परंपरावादिता, पलायनवाद, नवाचार और विद्रोह। ठीक है, इनके बारे में हम क्लास में डिटेल में ऑलरेडी सारी कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट्स में बता देना, तो हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, जब कोई व्यक्ति जानबूझकर एक आदत के रूप में सामाजिक प्रतिमानों का उल्लंघन करता है तब इसे कहा जाता है। बताओ बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है।
जिसे प्राथमिक और द्वितीयक विचलन क्या होते हैं ये पता होगा तो वो बहुत आसानी से ये बता देगा। ठीक है, वैसे तो मैंने कहा था कि चलो वीडियो के एंड में बताते हैं, लेकिन हम एंड में ना बता के अभी बता देते हैं। देखो प्राथमिक और द्वितीयक विचलन क्या होते हैं, ये देखो दो ये टर्म्स दिख रहे हैं ना, प्राथमिक और द्वितीयक, ये क्या होते हैं। देखो प्राथमिक विचलन ऐसा विचलन होता है या ऐसा व्यवहार जो कि, या कह सकते हो कि समाज के नियमों का उल्लंघन जब आप अनजाने में करते हैं, यानी कि जानबूझकर आप समाज के बनाए गए नियमों को नहीं तोड़ते हैं, तो हम उसे कहते हैं प्राथमिक विचलन। वहीं जब व्यक्ति जानबूझकर समाज द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है, उनको तोड़ता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, द्वितीयक विचलन। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा है, जब कोई व्यक्ति जानबूझकर एक आदत के रूप में सामाजिक प्रतिमानों यानी कि समाज के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, द्वितीयक विचलन। ठीक है, जब अनजाने में करता है तो उसे प्राथमिक विचलन, और जब वो जानबूझकर यानी कि कोई व्यक्ति अगर चोरी डकैती कर रहा है, जो घूसखोरी कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, वो तो जानबूझ के कर रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि अनजाने में उससे गलती हो रही है, वो नियमों को नहीं मान रहा है। ठीक है, तो जब वो अपराध बिल्कुल सोच समझकर नियोजित रूप से करता है तब उसको हम कहते हैं द्वितीयक विचलन। ओके, नेक्स्ट, विचलन की व्याख्या के नामवादी उपागम का प्रतिपादक कौन है। अब ये क्या है, नामवादी उपागम, यानी कि आपका लेबलिंग अप्रोच। विचलन की देखो कई सारी अप्रोचेज हैं, ओके, जिसमें पहला है आपका जैविकीय उपागम, है ना, यानी कि कुछ का कहना है कि ये जो व्यक्ति होते हैं जो विचलित व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, वो उनकी शारीरिक लक्षण ही कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, यानी कि वो शारीरिक रूप से ही उनमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, यानी कि जैविकीय रूप से ही वो कुछ विशेष होते हैं जिस कारण से वो विचलित व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वहीं एक उपागम है मनोवैज्ञानिक उपागम। उसमें क्या कहा जाता है कि व्यक्ति की कुछ उसमें मानसिक विशेषताओं पे ज़्यादा बल दिया गया है। ठीक है, उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति विचलित व्यवहार प्रदर्शित करते हैं जो मनोवैज्ञानिक रूप से असंतुलित होते हैं, यानी कि उन्हें कुछ मानसिक बीमारियां होती हैं जिस वजह से वो विचलित व्यवहार यानी कि समाज के नियमों को नहीं मानते हैं। ठीक है, वैसे ही एक जो आपका है ये नामवादी उपागम या फिर लेबलिंग उपागम हम इसको बोल सकते हैं, ये आपका दिया था हॉवर्ड बेकर ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैविकीय उपागम किसने दिया था, बताओ, किसने कहा था कि शारीरिक रूप से ही मतलब इस इंसान के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस वजह से वो अपराधी प्रवृत्ति का होता है। तो ये जैविकीय उपागम किसने दिया था, लोम्ब्रोसो। ठीक है, खूब पूछा जाता है ये क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों सारे के सारे। ओके, जैविकीय उपागम दिया है लोम्ब्रोसो ने। मनोवैज्ञानिक उपागम है आपका फ्राइड का। ठीक है, ऐसे ही नामवादी उपागम किसका है, इसके प्रतिपादक कौन है, हॉवर्ड बेकर। अब देखो इनका क्या कहना है कि जब किसी व्यक्ति पर, जैसे हम कहते हैं ना कि ये शराबी है, ये जुआरी है, अरे ये तो चोर है, ये तो जेब कतरा है, यानी कि हमने क्या करा, उस व्यक्ति के ऊपर एक ठप्पा लगा दिया है, एक लेबल लगा दिया है, लेबलिंग। ठीक है ना, तो हमने क्या करा है, उसके ऊपर एक लेबल चिपका दिया है कि ये तो ऐसा ही है। अब उस चीज़ का कुछ प्रभाव उस व्यक्ति के आचरण पे पड़ेगा। जैसे कि हम बच्चों को नहीं, छोटा बच्चा है उससे कहो अरे ये तो बहुत शैतान है, ये तो बहुत शैतानी करता है, तो बच्चा क्या होगा, वो और ज़्यादा जिद्दी हो जाएगा और शैतानी करेगा। जितना आप कहोगे वो उतना ही ज़्यादा करेगा। वहीं आप उससे कहो कि अरे नहीं ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, ये तो बिल्कुल शैतानी नहीं करता, तो वो बच्चा क्या करेगा, अगर शैतान होगा भी तो भी वो चुपचाप बैठ जाएगा जाके। ठीक है, एग्जैक्टली इन्होंने भी यही चीज़ बोली है। इन्होंने कहा क्या होता है कि उस व्यक्ति के ऊपर एक ठप्पा लगा दिया जाता है, भले ही वो बेचारा एक आध बार उसने मान लो करा है या कुछ भी है, लेकिन लोग उसको बार बार कह करके क्या करेंगे, उसके अंदर वो प्रवृत्ति डाल देते हैं, तो उसके जो आचरण है उसमें परिवर्तन आने लगता है। ठीक है, तो इसी को उन्होंने कहा है विचलन का नामवादी उपागम। किसने दिया है, हॉवर्ड बेकर ने। ठीक है, नेक्स्ट है व्यवहार का वह तरीका जो समाज द्वारा निर्धारित नियमों के उल्लंघन के रूप में होता है उसे कहा जाता है। ठीक है, देखो यानी कि समाज द्वारा निर्धारित नियमों के उल्लंघन को हम क्या कहते हैं। मैंने कहा ना कि सबसे पहले क्वेश्चन को समझा करो कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। हमने अभी तक पढ़ा है ना कि समाज के जो नियम होते हैं उनका उल्लंघन करना, समाज द्वारा निर्धारित नियम, हमें केवल इतना पढ़ना है। देखो समाज द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन क्या कहलाता है, विचलन। अब तो सबको आंसर पता होगा। ठीक है, समाज द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन ही क्या कहलाता है, विचलन। ठीक है, नेक्स्ट, विचलन की व्याख्या से संबंधित निम्नांकित में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है। अब देखो फिर से नहीं वर्ड आ गया। ठीक है,
देखो अभी जैसे कि मैंने पढ़ा था कि हम लोगों ने अभी मैंने बताया था जैविकीय उपागम किसका है, बताओ, लोम्ब्रोसो का। इसमें आंसर क्या लिखा है, स्पेंसर, यानी कि ये क्या है, यही वाला एक जोड़ा सही नहीं है। समाजशास्त्रीय उपागम मर्टन से संबंधित है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक फ्रायड का है, नामवादी हम लोगों ने भी पढ़ा ही, हॉवर्ड बेकर का है, यानी कि ये तीनों ही सही हैं, एक दूसरे से जो है जोड़े सही बने हैं। लेकिन जैविकीय उपागम स्पेंसर का नहीं बल्कि लोम्ब्रोसो का है। ठीक है, खूब अच्छे से बच्चों याद कर लो ये। अच्छा, समाजशास्त्रीय उपागम से एक और व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है, वो है आपके सदरलैंड। ठीक है, तो अगर सदरलैंड भी लिखा हो तो वो भी क्या है, ठीक है। मर्टन भी है, सदरलैंड भी है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अपराधी जन्मजात होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अपराधी जन्मजात होते हैं, ये किसने कहा है, ये आपका कहा है लोम्ब्रोसो ने। ठीक है, जैसे हमें पता है कि लोम्ब्रोसो का क्या कहना था कि व्यक्ति के जैविकीय रूप से ही उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो अपराधी प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, तो ये जो जैविकीय उपागम है वो दिया था लोम्ब्रोसो ने, उन्होंने ही कहा था कि अपराधी जन्मजात होते हैं। नेक्स्ट, अपराध के विभेदक सहचर्य का सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले विचारक का नाम क्या है। ठीक है, अब इन्होंने क्या नाम दिया है, विभेदक सहचर्य का सिद्धांत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये है आपका, इसका आंसर हो जाएगा सदरलैंड। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा था ना, सांस्कृतिक समाजशास्त्रीय उपागम। ठीक है, समाजशास्त्रीय उपागम या फिर सामाजिक सांस्कृतिक उपागम भी इसको बोल सकते हैं। इनका क्या कहना था, देखो इन्होंने बोला कि विभेदक साहचर्य का सिद्धांत या फिर विभेदक संगति सिद्धांत भी कई बार लिखा होता है। ठीक है, लिख लो चाहो तो, विभेदक संगति सिद्धांत। ठीक है, तो दोनों एक ही हैं। ये किसने दिया है, सदरलैंड ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसमें इन्होंने क्या बोला था, जैसे कि जैविकीय उपागम में बोला कि शारीरिक विशेषताएं ऐसी होती है। मनोवैज्ञानिक उपागम में उन्होंने जोड़ा कि इंसान के मानसिक स्थिति जो है नहीं सही होती है, जिस वजह से वो अपराध करता है। लेबलिंग उपागम में उन्होंने कहा कि व्यक्ति को उतना ज़्यादा कहा जाता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, अब सदरलैंड ने कहा कि व्यक्ति जैसी संगति में रहता है, यानी कि अगर वो अपराधी संस्कृति वाले लोगों के साथ में ज़्यादा रहेगा, उनके संग में ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होंगे उसके, तो वो व्यक्ति भी विचलित व्यवहार करने लगेगा या उसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी वैसा व्यवहार करने की। ऐसा नहीं है कि 100% ऐसा हो कि अगर आप किसी गलत व्यक्ति के साथ में हैं तो आप उससे वो चीज़ें सीख ही लें। ठीक है, लेकिन 90% केसेस में होता है कि हम जैसे लोगों के साथ में रहते हैं हम वैसी चीज़ें सीख लेते हैं, है ना। और अपराधी प्रवृत्तियां हम लोग बहुत जल्दी कैच करते हैं। अगर कोई बच्चा हमारे साथ का बिगड़ा हुआ है इन द सेंस कि मान लो वो अपने घर पे झूठ बोल रहा है, झूठ बोल के आ जा रहा है, पैसे चोरी कर रहा है मान लो, या फिर कुछ गलत कुछ भी, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग क्या होते हैं, अच्छी चीज़ें तो नहीं उससे सीखी, उसमें कुछ अच्छाई भी होंगी, लेकिन बुरी चीज़ें हम लोग बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने यही कहा विभेदक संगति, यानी कि संगति का सिद्धांत। ठीक है ना, कि व्यक्ति जैसे अपराधी संस्कृति वाले अगर किसी व्यक्ति के साथ में ज़्यादा समय तक रहेगा तो उसके अंदर विचलित व्यवहार प्रदर्शित होने की संभावनाएं क्या होंगी, वो बढ़ जाएंगी। ये किसने कहा है, आपका सदरलैंड ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सामान्य अपराध के लिए जब अपराधी को जेल में न भेजकर उसे किसी उत्तरदायी व्यक्ति की देखरेख में छोड़ा जाता है तब इस प्रणाली को कहा जाता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। इसको कहते हैं परिवीक्षा। ठीक है, प्रोबेशन, यानी कि अगर बहुत बड़ा अपराध, यानी कि सामान्य अपराध है, बहुत बड़ा अपराध नहीं है, तो अपराधी को जेल में ना भेज करके बल्कि किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन की देख रेख में उसे छोड़ा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, परिवीक्षा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नांकित में से अपराध का कौन सा रूप प्रौद्योगिक विकास का परिणाम है, यानी कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होने से या टेक्नोलॉजी के आने से कौन सा क्राइम बढ़ा है, ये तो पूछा है। अपराध का कौन सा रूप प्रौद्योगिक विकास का परिणाम है, यानी प्रौद्योगिक विकास होने से कौन सा अपराध होने लगा है। ठीक है, इजी है। टेक्नोलॉजी के बढ़ने से क्या हुआ है, साइबर अपराध बढ़ा है ना। भाई जब कंप्यूटर नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, यानी कि टेक्नोलॉजी नहीं थी,
तो भाई साइबर अपराध, जब नेट ही नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, तो साइबर क्राइम कैसे होंगे? सीधी सी चीज़ है ना। जब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप हो रही है वैसे वैसे साइबर क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, ईजी। नेक्स्ट, बाल न्याय अधिनियम 1986। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986। ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी बोलते हैं। के अनुसार किस आयु समूह से संबंधित लड़कों और लड़कियों को बाल अपराधी माना जाता है ना? बाल न्याय अधिनियम यानी कि जो बाल अपराधी होते हैं उनकी आयु पूछ रहा है कि कितनी से कितनी आयु तक के लड़के और लड़कियों को बाल अपराधी माना जाता है अकॉर्डिंग टू 1986 में जो अधिनियम आया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 से 18 साल। ठीक है, यानी कि 7 साल से ऊपर और 18 से कम का अगर कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, तो उसको हम क्या मानते हैं? बाल अपराधी मानते हैं। ठीक है, 7 से छोटा बच्चा है तो वो बाल अपराधी नहीं है, क्योंकि उसमें तो समझ ही नहीं है। अगर उसने गलती से बंदूक चला दी है तो उसने जानबूझ के तो किसी को नहीं मारा है। ठीक है, तो उसे बाल अपराधी नहीं माना जाता है। और 18 से ज़्यादा वाला जो होता है वो तो एक सामान्य अपराधी होता है, तो वो भी बाल अपराधी नहीं होता। लेकिन जो 7 से 18 तक का अगर आयु समूह का कोई भी लड़का या लड़की है तो उन दोनों को ही क्या माना जाएगा? बाल अपराधी माना जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986। ओके, नेक्स्ट, अत्यधिक, देखो अगला सुनो, अत्यधिक गंभीर या जघन्य अपराध करने वाले 18 वर्ष से कम के बाल अपराधियों की सुनवाई सामान्य अपराधियों की तरह करने का प्रावधान किस कानून के अंतर्गत किया गया है? देखो, बहुत ज़्यादा गंभीर अपराध, जघन्य या गंभीर अपराध करने वाले 18 वर्ष से कम के बाल अपराधियों की सुनवाई सामान्य अपराधियों की तरह करने का प्रावधान किस कानून के अंतर्गत है? ठीक है, जैसे कि पहले जो 1986 में जो अभी हमने पढ़ा, जो बाल न्याय अधिनियम आया था, उसमें अगर कोई भी बच्चा यानी कि कोई भी लड़का या लड़की ये जो 18 साल से कम है उसने बड़ा से बड़े अपराध कर दिया हो, लेकिन उसे एक बाल अपराधी की तरह ही ट्रीट किया जाता था, यानी कि उसे बहुत बड़ी बड़ी सज़ाएं, फांसी या उम्र कैद की सज़ा नहीं दी जा सकती क्योंकि वो बाल अपराधी है। ठीक है, लेकिन ये कानून जब एक निर्भया कांड हुआ था आपका सन 2012 में, उसके बाद में इस कानून में क्या हुआ? संशोधन किया गया। और कब हुआ? ये 2015 में, तब आपका अधिनियम आया, बाल न्याय अधिनियम 2015। ठीक है, इसमें ये प्रावधान किया गया कि अगर कोई भी लड़का या लड़की जो कि 18 साल से कम का है यानी कि है तो वो बाल अपराधी, लेकिन उसने बहुत ही गंभीर अपराध किया है, ठीक है, तो उसको हम, उसकी जो सुनवाई होगी वो बाल अपराधी की तरह ना हो करके बल्कि एक सामान्य अपराधी की तरह ही की जाएगी। ठीक है, तो ये प्रावधान किस में किया गया है? 2015 में जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया है इसमें। ठीक है, आफ्टर निर्भया कांड। ओके, नेक्स्ट, निर्भया कांड के बारे में ना पता हो किसी को तो सर्च करना मोबाइल पे। ठीक है, जो चीज़ें ना पता हुआ करें उनके बारे में जानने की कोशिश किया करो कि ये क्या होती हैं। ओके, इन अ पॉजिटिव वे। नेक्स्ट, भारत में बाल अपराध के लिए निम्नांकित में से कौन सी एक दशा सबसे अधिक उत्तरदायी है? यानी कि उन्होंने कहा ऐसा कौन सा सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से बाल अपराधी भारत में हैं। ठीक है, बाल अपराधियों की दशा का सबसे बड़ा उत्तरदायी कारण क्या है? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विघटित परिवार, यानी कि जिन फैमिलीज़ में मान लो माता पिता अलग रह रहे हैं या उनमें लड़ाइयाँ हो रही हैं, यानी ठीक है, तो इस तरीके की अगर फैमिलीज़ होती है तो उनमें बाल अपराधी, उनके जो बच्चे होते हैं उनके बाल अपराधी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में स्थापित वोस्टल स्कूल में किस आयु समूह के बाल अपराधियों को रखा जाता है? ठीक है, तो गवर्नमेंट की तरफ से बाल अपराधियों के लिए वोस्टल स्कूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है ये जो वोस्टल स्कूल्स होते हैं इनमें किस आयु समूह के बाल अपराधियों को रखा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 18 से 21 वर्ष तक के अपराधियों को वोस्टल स्कूल्स में रखा जाता है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक बंद और दूसरे खुले। बंद वाले जो होते हैं वो जेल की तरह ही होते हैं, लेकिन
जो अपराधी होते हैं उनके साथ में बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाता है। उन्हें जो है औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है, संगीत, व्यायाम, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, सब चीज़ों की वहाँ सुविधा दी जाती है। खुले पोस्टल स्कूल्स कैसे होते हैं? शिविर की तरह होते हैं, है ना? यानी कि उनमें उन अपराधियों को सुधारने के लिए रखा जाता है, ना कि उन्हें सज़ा देने के लिए, ठीक है? तो इसमें 18 से 21 साल तक के बाल अपराधियों को रखा जाता है। नेक्स्ट है श्वेत बसन अपराध की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले समाजशास्त्री का नाम क्या है? ठीक है, बहुत बच्चों को पता भी होगा श्वेत बसन अपराध, ठीक है, वाइट कॉलर क्राइम। ये सबसे पहले इसके बारे में किस समाजशास्त्री ने बताया है, इसकी अवधारणा किसने दी है? ठीक है, तो इनका नाम हो जाएगा एडविन सदरलैंड। ओके, बहुत ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। ओके, यानी कि इसकी डेफिनीशन भी पता होगी, कमेंट्स में लिख के बताओ तुम लोग, ठीक है? थोड़ा सा खुद लिखा करो, लिखोगे तो याद होगा चीज़ें, है ना? लिखते नहीं हो, रिवाइज़ नहीं करते हो, इसलिए भूल जाते हो। कहोगे पता तो है ना? लेकिन पता तो है और लिखो, ठीक है? चलो, आज के लिए 18 क्वेश्चंस रखते हैं, ठीक है? उसके अलावा मैंने कुछ क्वेश्चंस, बल्कि काफ़ी क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, ठीक है? वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अगला पार्ट सेकंड वीडियो में डाल देंगे। और हम पूरी बुक में जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है, हम वो सारे के सारे यहाँ डिस्कस करेंगे और उनको खूब अच्छे से याद कर लो। ओके, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।